हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर किंगडम किंग एंड अर्लियर रिपब्लिक। राजा, राज्य और एक प्रारंभिक गणराज्य। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमने जो अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 में जो पढ़ चुके हैं वहाँ तक हमको इतना समझ में आ चुका था कि एक सिविलाइजेशंस बना ली, वो लोग वहाँ से प्रारंभिक हो गए, वो लोग आगे निकल गए। उनके बाद उन्होंने अपने खुद के विलेजेस को बना लिया, उन लोगों ने खुद के अपने छोटे छोटे कहते हैं ना विलेज टाइप, किले टाइप, और धीरे धीरे अब उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उनको क्रॉप्स के बारे में, उनको हर एक सिविलाइजेशन अब धीरे 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 ग्रो हो रही थी। तो अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ उस प्रकार के ही रूप में आपको दिखने वाला है, क्योंकि आप चैप्टर के नाम से आप समझ चुके होंगे कि चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है कि किंगडम एंड किंग्स। तो जो किंगडम्स थे वो कभी ना कहीं किंग्स में बने, तो किंग्स होंगे वो किंगडम्स बना रहे होंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अब जो इतिहास है वो अपने नए रूप में कन्वर्ट होके आपको अब नई दिशाओं में अब आपको जानने को मिलेगा। अब वो आएगा इतिहास जिसमें आपको नाम, राजाओं के नाम, शहरों के नाम, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अब वो चीज़ें आएंगी। जो भी तक आपने प्री हिस्ट्री पढ़ा है ना उसके अंदर आपको इतना कुछ जानने को, सीखने को इंटरेस्ट नहीं जागता होगा। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्ट करने का रीज़न क्यों नहीं मिलता आपको पता है? कि आपको लगता है कि यार वो चीज़ें तो बहुत सालों पहले उनके पास अवेलेबल्स नहीं थी और उन्होंने सर्वाइव कर लिया, उन लोगों ने आगे बढ़ गए, वो लोग किले बना लिए, उन लोगों ने वो कर लिया। तो कहीं ना कुछ लोग उससे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो मुझे प्री हिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट जगता है, मैं उन पे और डिटेल में रिसर्च करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये जानने बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है कि उस टाइम पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी नहीं था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर्स कह लो या फिर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कह लो, या इतनी जो परफेक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन की इतनी परफेक्ट दीवारें या फिर परफेक्ट जो नालियाँ थी या कह लो परफेक्ट दीवारें थी, और उन दीवारों का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था और उन दीवारों की विंडोज डोर्स को इस तरीके से बनाया गया था कि एग्जैक्ट एक्यूरेट हर एक घर की, राइट। और पूरी ज़मीन समतल, पूरी ज़मीन सीधी, जिस तरीके से उनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जिस तरीके से उन लोगों ने पूरी सिविलाइजेशन को डेवलप किया था, जिस तरीके से उन्होंने पूरे शिप्स को आने की जगह दी थी कि कहाँ पे शिप्स आके खड़े रहेंगे, किस जगह पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, किस जगह से हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग किस चीज़ का व्यापार करेंगे, सीजनल व्यापार करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ये पूरी की पूरी एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बहुत एडवांस थी, और उनको आज हम कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हम कुछ आगे ही नहीं बढ़े हैं। हाँ, ये चीज़ है कि हमारे पास आज फ़ोन वगैरह हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह पे हैं। मैं बोलता हूँ अगर ये टेक्नोलॉजी शब्द को निकाल दो, ये सब कुछ निकाल दो, तो आपको लास्ट में इतना ही समझ में आएगा कि जो आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले जो थे, हम आज भी वही हैं। अगर आप ऐसे थिंकिंग करें तो, अगर ऐसे सोचे तो, कि जो आज की जो मॉडर्न चीज़ें हैं उन सबको निकाल दो और पुरानी चीज़ों को याद करो और आज की चीज़ों को याद करो, तो आपको दोनों में कभी कंपेयर नहीं दिखेगा। पर आपको ये चीज़ जानने को ज़रूर मिलेगी कि साला हम इतने सालों के बाद भी वहीं खड़े हैं, और जो हमारे से पहले जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज वगैरह लोग थे, वो हमसे ज़्यादा इतने एडवांस थे। वो तो किसी भी आपदा या फिर कुछ भी ऐसी फ्लड या कुछ ऐसी चीज़ें, डिफॉरेस्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिनके कारण पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लो या फिर इंडो वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, राइट। उसका राइट नाउ एग्जांपल है अभी पाकिस्तान में आई हुई बाढ़। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पूरा बाढ़ में डूब चुका है। पाकिस्तान को जो जिस तरीके से जिस जगह से वो नदियाँ बहती हैं ना, वही नदी आपको याद दिलाएंगी कि जो इंडोस वैली सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं इसी के रूप में थी। वो जब भी डिस्ट्रॉय हुई होंगी तो इसी के रूप में, वो इसी तरीके से डिस्ट्रॉय वो हुई होंगी, राइट। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको एक कहते हैं ना कि इतिहास की एक छोटी सी झलक आपको दिखाता है कि देखो हम इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे, आगे तुम अब ध्यान रखना कि तुम लोग डिस्ट्रॉय ना हो पाओ, राइट। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनपद के बारे में। क्या है जनपद? अब जनपद के बारे में सबसे पहले उल्लेख दिया हुआ था जो वैदिक इंडिया है, जो आपकी वैदिक बुक्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको उल्लेख दिया गया है कि जनपद के बारे में। जनपद क्या होता था? तो एक किंगडम्स होते थे, ठीक है। जन का मतलब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, जनपद। तो इतना देखोगे, जो जन का मतलब है वो पीपल है और पद का मतलब है फुट है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ राज्य, या फिर कह लो उसका मीनिंग देख लो तो क्या होगा। जनपद का लिटरल मीनिंग वाज द फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब्स, मतलब
लोग होते थे, लोगों के द्वारा वो बनाया जाता था और लोगों के द्वारा ही वो चलता था। अब देखो, जनपद और महाजनपद में बहुत डिफरेंस है। जनपद किसे कहते हैं और महाजनपद किसे कहते हैं वो आपको मैं आगे बता दूंगा कि भाई किस तरीके से उनके बीच में दो डिफरेंशिएट किया जाता है। ये आपको एक मैप दिख रहा होगा अभी, इस मैप को आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको दिखेगा कि महाजनपद कितने सारे हैं। ठीक है, ये महाजनपद का मैप है, बट इसके अंदर भी आपके महाजनपद उसी को कहा जाता था कि जो आपका कैपिटल स्टेट होता था, राइट। जो आपकी कैपिटल थी उसको महाजनपद कहा जाता था, या फिर जहाँ पे राजा वगैरह बैठते थे उसको महाजनपद कहा जाता था। तो कुल मिला के छोटे बड़े या फिर सब कुछ कह लो तो अप्रॉक्सली 22 डिफरेंट टाइप के जनपद थे। कितने थे? 22 डिफरेंट टाइप्स के जनपद थे वहाँ पे अभी। ओके, ये आपको याद रहेगा। ओके, दूसरी चीज़, जो जनपद थे वो कहीं ना कहीं इतने सिविलाइजेशंस थे या फिर इतने संपूर्ण रूप से इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो मगध जो बहुत बड़ा साम्राज्य था उसी के समकक्ष आके बैठ चुके थे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स में आ चुके थे वो लोग कि उनको अब मज़ा आ रहा था। उनको ज़िंदगी जीने से लेके, उनको उस पूरे राज्य को लड़ने में से लेके उनके पास वो पावर्स थी। जनपद या कह लो उनको उस टाइम पे जनपद को हम लोग एक छोटे से नाम से उपयोग करते हैं। क्या करते हैं कि जनपद वाज नोन एज फॉर द आयरन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जनपद, सबसे पूरे इंडिया के अंदर जनपद है ना, वो हमेशा जाना गया है आयरन डेवलपमेंट के लिए। ये जो यूपी बिहार वाला पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान या कश्मीर वाला, ये पूरा यूपी बिहार, ये पूरा एरिया, ये इतना एरिया जो आपको क्रॉस में दिख रहा है, ये यहाँ से लेके इधर 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 यहाँ तक मगध तक, ये पूरा एरिया था ना, वो सबसे पहले आयरन डेवलपमेंट के लिए इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट बन चुका था। और उसी को हमने कन्वर्ट करके कह दिया था महाजनपद, क्योंकि जब लोगों को समझ में आया कि आयरन से हम लोग बहुत चीज़ें ऐसी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे लकड़ी स्टोन से ज़्यादा चल सकती हैं, तो इन सब को जब उनको पता चला तब उनको लगा कि हम लोग हमारे सामने जो आज तक किया वो रॉन्ग चीज़ें थी, हमें और भी डिफरेंट चीज़ें हमें करनी चाहिए थी। इस तरीके से महाजनपद का प्रारंभ होना शुरू किया। और जो हायरार्की थी कि जो मगध था, जो दूसरे जो शहर थे, वो लोग भी अब उनसे डरने शुरू हो गए थे, क्योंकि जिस जगह पे यूपी के बिहार वाले एरिया के अंदर जहाँ पे आयरन की कमी नहीं हो रही थी, तो वो लोग नए चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया था। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट कौन सा है आपका? तो वामस क्या है? वामस। अब वामस क्या होता था? वामस था कि जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में उन लोगों ने कुछ सोसाइटी को लेके कुछ रूल और रिस्ट्रिक्शंस को सर्टेन लिखा था, और उनको किन किन सोसाइटियों में या फिर अभी कह लो कि उन सोसाइटीज़ में किन किन लोगों के बीच में लिखा गया था, या फिर उन लोगों ने किन किन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया था, तो वो कौन कौन से थे? तो पुजारी, योद्धाओं, किसान, चरवाहे, व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर। 1 2 3 4 5 6 7 उन लोगों ने 7 अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया था। कौन से? पुजारी मतलब सबसे पहले, फिर योद्धा जो उनकी रक्षा करेंगे, किसान जो टैक्सेस वगैरह जो कह सकते हैं ना उपज वगैरह जो क्रॉप्स वगैरह वो उनके बारे में करेंगे। फिर चरवाहे थे कि जिनका मेन प्रोडक्शन है, कह रहे उनका मेन काम यही था कि किसी भी तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनकी ब्रीडिंग कराना, उनको आगे तक बढ़ाना, उनको आगे तक लेके जाना। और जो व्यापारी थे उनका मेन मकसद क्या था कि किसानों को और चरवाहों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को अच्छे से सप्लाई करना, उनको अच्छे से उन तक वहाँ देना। शिल्पकार का मेन काम क्या था कि उनको उस पूरे शहर को, उस शहर के अंदर हर एक बिल्डिंग को, राजा के महल को उनको बनाना, उनको अच्छे से शिल्पकार के रूप में उनको अच्छे से रखना, या फिर उनके अंदर जो चीज़ें आप जो रखने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि नीचे चटाई हो गई या फिर ऊपर पंखा होगा, मतलब ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्राफ्ट पीपल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। फिर थे सबसे इम्पॉर्टेंट, वो थे मजदूर, कि इतना कुछ कराने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो मजदूर को सबसे लास्ट में रखा गया था कि भाई मजदूर नहीं होगा ना, तो ये जो ऊपर की जितनी
जो 4-5 चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल नहीं होंगी, राइट। तो जो व्यास थे, जो वामस थे, उन लोगों ने इस तरीके से वैदिक जो टेक्स्ट थे, जो सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, इसके अंदर इन लोगों ने इन 7 लोगों को रखा था। और इन 7 लोगों में सबसे नीचे मजदूर को रखा था, जिससे कि उन्होंने बताया था, एक डेफिनेशन दी थी कि जो मजदूर है वो उस पूरे स्तंभ का सबसे अहम हिस्सा है। अगर मजदूर नहीं होंगे तो ऊपर के जितने भी 6 लोग हैं वो किसी काम के नहीं हैं, राइट। तो इस तरीके से वामस ने इतनी चीज़ों को डिफाइन किया था। ओके, फिर था आपका जो आपका लस्ट जो आपका आता है कि वर्ण हायरार्की। क्या है वर्ण हायरार्की? कि जो पुजारी वगैरह था उन लोगों ने जो ग्रुप्स थे, जो आपको 7 लोग आपको दिख रहे हैं अभी, उनको और भी 4 ग्रुप में और डिवाइड कर दिया गया था और उसको हमने वामस कहा गया। क्या कहा? जब ये वर्ण हायरार्की शुरू हुई तो जो पुजारी लोग थे उन्होंने और भी 4 ग्रुप्स बनाए और उन 4 ग्रुप्स के अंदर इन 7 लोगों को डिवाइड कर दिया गया और उस ग्रुप्स को डिवाइड किया गया हमने उसको क्या कहा? वामस कहा। ठीक है, चलो वो तो इतनी बड़ी अच्छी बात नहीं, मतलब बड़ी बात नहीं है कि आपको इतनी कुछ सीधे पूरा याद रखना पड़े। अब आगे की बात करते हैं, जो आगे सबसे मेन पॉइंट है आपका, वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द रूलर्स। कि सिलेक्शन ऑफ द रूलर्स के भाई अब ये बात थी कि राजा को कैसे चॉइस करना है। व्यापारी है, मजदूर है, क्राफ्ट पीपल हैं, योद्धा हैं, पुजारी हैं, तो इनका राजा कौन, इनके ऊपर शासन कौन करेगा, राइट। तो कुछ चीज़ें लोग कहते हैं कि प्रोबेबली द राजा वॉज चॉइस लाइक अ जाना, कि एक जहाँ पीपल्स होते थे वो आके एक प्रोबेबली चॉइस कर लेते थे कि भाई समवन विल बी द किंग, मतलब ये हो गया राजा या फिर ये हो गया राजा, ऐसा करते थे। बट 300 साल के बाद, मतलब जो उसके पहले का पीरियड था उसमें क्या था कि पीपल आके, जो जाना का मतलब क्या होता था? पीपल, राइट। पहले बता दिया, जनपद में जो जाना का मतलब होता है उसका मतलब होता है लोग या पीपल्स के। तो उस टाइम पीपल्स इलेक्शन करते थे और इलेक्शन करने के बाद उनको एक राजा मिलता था, वो पूरी गादी को बैठता था और ये सबके ऊपर राज करता था। ये उनका मेन मकसद था। अब 300 साल के बाद अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। कितनी? 3000 साल के बाद वो सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, या फिर कह लो 3000 साल पहले सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी। सिचुएशन कैसी थी कि मैन परफॉर्म अश्वमेघ, क्या था? अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अब जो अश्वमेघ यज्ञ होता था उसका मेन पर्पस होता था, ये कह लो कि घोड़े की बलि। एक टिपिकल वर्ड आपको मैं बोलता हूँ, अश्वमेघ का मतलब होता था कि घोड़े की बलि दी जाना। अब उसका मेन मकसद क्या होता था अश्वमेघ का? वो कुछ इस तरीके का होता था। देखो ये आपको दिख रहा है कि एक आगे अश्वमेघ घोड़ा चलता था और उसके पीछे पूरी सेना चलती थी। मेन मकसद क्या होता था अश्वमेघ यज्ञ का? सबसे मेन मकसद होता था कि अपने विस्तार को आगे तक बढ़ाना, अपने विस्तार को आगे की दूसरे की सीमा तक लेके जाना, दूसरों के शहरों पे कब्जा करना, ये अश्वमेघ का पहला मकसद था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अश्वमेघ युद्ध या फिर अश्वमेघ यज्ञ ये इसलिए नहीं किया जाता था कि खुद की पावर्स को या फिर खुद की चीज़ों को बताना। अब घोड़े को अगर आप अपनी सीमा से बाहर डालोगे तो वो किसी भी साइड जा सकता है, राइट, किसी भी साइड जा सकता है। अब सपोज कि अगर किसी राज्य के एग्जिट सामने कोई और दूसरा राज्य है, ठीक है, और उसके साथ घनिष्ठ मित्रता है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है उसके साथ है, ठीक है, और फिर भी वो घोड़ा अगर सामने वाले राज्य के अंदर सीमा में जाके घुस जाता है और सामने वाला राजा अगर उस घोड़े को नहीं रोकता है या फिर उसको नहीं मारता है तो युद्ध नहीं किया जाएगा। और जो सामने वाला जो योद्धा था या फिर सामने वाला राजा था वो अपने आप ही उस यज्ञ के अंदर आके बैठ जाएगा और बोल देगा कि हाँ भाई मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली और मेरा राज्य आज से आपके अधीन रहेगा। ये उनका प्रोसेस था। अगर उस घोड़े को मार दिया जाता था तो होता क्या था कि उस राज्य के साथ युद्ध किया जाता था, और अगर युद्ध में वो हारता है, क्योंकि सिंपल सी बात थी, अश्वमेघ यज्ञ वही करते थे कि जो अपने आप से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वही अश्वमेघ यज्ञ करते थे। और सबसे पहले अश्वमेघ यज्ञ के लिए सबसे पहले लोगों को जो डिफरेंट जो राजा थे उनको इनविटेशन भेजा जाता था, और उस इनविटेशन के बेसिस के ऊपर वो लोग आते थे, और जो नहीं आते थे उनके खिलाफ उस घोड़े को भेजा जाता था,
राइट। प्रोबेबली वो लोग यही ट्राई करते थे कि जो जो हमको भेज रहे हैं, इनडायरेक्टली ये होता था कि अगर यज्ञ में आप शामिल होते हो उसका मतलब ये हो गया कि आप उस राजा के अधीन आ चुके हो। अगर आप उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर आप भाग नहीं लेते हो तो इनडायरेक्टली यही होगा कि आप उनके अगेंस्ट हो। अगर आपका वो जो घोड़ा है वो घोड़ा उस राज्य की सरहद तक जाता है या फिर उस घोड़ा उस सरहद के पार जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा या फिर आपको हमारी शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। ये चीज़ पूरी चलती थी अश्वमेध युग में, ठीक है। तो इस तरीके से अश्वमेध युद्ध या फिर अश्वमेध या यज्ञ किया जाता था। क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। अब आगे अब क्या है, वो है गण। जो GAN लिखा है वो है गण। अब इसका मतलब क्या होता था कि जो बहुत सारे मेंबर्स थे तो जो उनको वो क्या करते थे कि सोसाइटी के अंदर एक असेंबली को बुलाते थे और उस असेंबली के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और जो कुछ भी इश्यूज थे उस टाइम पे, जो उस रिलीजन्स के लेके, उस शहर को लेके, उस व्यापारी को लेके, टैक्सेस को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके जितना कुछ भी उनको डाउट्स वगैरह थे, तो वो ये जो गण लोग थे इनका काम ये होता था कि वो हर रोज़ या कह लो कि वीक में एक बार या महीने में एक बार ये क्या करते थे, एक मीटिंग को बुलाते थे और उस मीटिंग के आधार पे अब वो लोग डिसाइड करते थे या फिर डिस्कस करते थे या फिर डिबेट करते थे, राइट। और ये डिबेट लिटरली उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके होती थी। ये नहीं आज की न्यूज़ चैनल्स की तरह नहीं कि भाई टॉपिक कुछ और चल रहा है और डिस्कस कुछ और हो रहा है और डिबेट कुछ और हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं था। इन गण का एकमात्र काम था कि राज्य व्यवस्था, राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर राज्य के अंदर हर एक चीज़ को अच्छे से चलाते रहना, ये उनका मेन पर्पस था। क्लियर, ये गण का काम था। फिर जो GAN लिखा है वो गण, उसका काम ये था। ओके, अब महापरिषद आ गए या फिर कह लो कि महाजगपंथन आ गए। इनका मेन काम क्या था, ये जो महाजगपंथ होते थे वो यूजुअली रूल इनटू द कैपिटल सिटी। जितने भी उनके कैपिटल सिटीज़ थे वो उनके अंदर रहते थे और वो उसी को बहुत बड़े इंटेंसिव लेवल पे और पावरफुल बनाते जा रहे थे, राइट। तो इनके अंदर होता क्या था कि इनके चारों साइड पे जो मेन कैपिटल सिटी था उनका, जो महाजगपंथ होता था, उसको डिफाइन किस तरीके से किया गया, जो जगपथ थे, जो जनपद थे और जो महाजनपद थे, उनमें डिफरेंशिएट ये था कि जनपद थे वो नॉर्मल थे और जो महाजनपद थे वो एक कैपिटल सिटी थी और उसके आसपास के पूरे एरिया को वो लोग बड़े बड़े ह्यूज वॉल से उसको बचा के रखने के लिए, उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो वुड, स्टोन, ब्रिक्स, मड, इन सब से उस पूरे कैपिटल सिटी को कवर करके उसको संभाल के रखते थे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता चल चुका था पहले कि वही महाजगपंथ, जो महाजनपद थे वो क्या थे, वो इनडायरेक्टली आयरन के डेवलपिंग स्टेज पे थे कि वो आयरन्स को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे कि भाई उससे पूरे के पूरे सारे के सारे जनपद और पावरफुल बन चुके थे। अप्रॉक्सीमेटली 22 डिफरेंट टाइप ऑफ जनपद थे। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि वो पूरे अफगानिस्तान से लेके पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स को पूरा का पूरा कवर करके, नॉर्थर्न के पार्ट्स को पूरा कवर करके अप्रॉक्सीमेटली 22 टाइप के जनपद्स ने पूरे इंडिया को और पूरे आधे एशिया, ईस्टर्न एशिया को पूरा कवर कर रखा था, वेस्टर्न नॉर्थर्न एशिया को पूरा कवर कर रखा था, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको इतनी भी सिक्योरिटीज चाहिए थी। ओके, अब आती ही बात है कि भाई अगर लोग ही ये करते रहेंगे तो राजा वगैरह वो किस तरीके से कमाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत वो यहाँ से हुई, कहाँ से, टैक्सेस के रूप में। ओके, तो जो नए राजा थे वो उनका मेन काम क्या था, वो बिल्डिंग्स को बनाता था, फोर्ट्स को बनाता था और आर्मी को और डेवलप करता था और आर्मी को और आगे बढ़ाता था। तो उसने सबसे पहले क्या किया, वो रेगुलरली लोगों से टैक्सेस को लेना उसने शुरू कर दिया था। अब या तो आप टैक्स कैश में दोगे या फिर किसी और काइंड में भी आप टैक्सेस को देख सकते हो, राइट। ये पहले का नियम था। आज के इसका नियम नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की साइड के ऑफिस में जाके आपको इनकम टैक्स भरना, नहीं। उस टाइम पे भी टैक्स ऑफिसेस थी, उस टाइम पे भी आपको टैक्स देना था, बट या तो आप कैश में दोगे या फिर आप किसी और चीज़ के अंदर आप दोगे। ओके, चेंज इन एग्रीकल्चर, सबसे मेन पॉइंट कि चेंज इन एग्रीकल्चर हुआ ये क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था किसान का जो हल था, जो लोहे का हल था, जो किसान का पहले जो हल था वो एकदम सिंपल लकड़ी का बना हुआ हल था। याद रखना, स्टोन का हल का उपयोग कहीं पे भी नहीं किया गया। जो स्टोन का हल था उसका उपयोग कहीं पे भी या फिर कहीं पे भी उसका उल्लेख नहीं किया गया,
राइट। क्यों? सिर्फ लकड़ी के हल का उपयोग किया गया, क्योंकि सबको पता था कि भाई लकड़ी का हल कहीं ना कहीं एक आसान वे है, और उसके अंदर जो एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनके पास से वो अच्छे से काम ले सकते थे। इसलिए याद रखना, हमेशा लोहे का उपयोग जब जनपद आए तब किया। जनपद के पहले वाला टाइम हमेशा लकड़ी के हल के रूप में ही जाना गया है। जनपद ने जब आयरन डेवलपमेंट किया, उसके बाद जाके उन्होंने एक चीज़ में बनाया, और उन लोगों ने उस लकड़ी वाली हल को हटा के वहाँ पे लोहे का हल डाल दिया था। क्लियर? एक और चीज़, जो महाजनपद थे, जो उनकी लोकेशंस थी, वो ऐसी लोकेशंस थी कि जहाँ पे वो उनकी जो लैंड थी वो इतनी फर्टाइल थी कि वहाँ पे वो जो उगा रहे थे वो उग रहे थे। और उन लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ शुरू की थी वो क्या थी, तो उन्होंने धान की रोपाई शुरू कर दी थी, जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मतलब ऐसी चीज़ों को वो लोग लेके आने लगे, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को उन लोगों ने खोल दिया था कि जो पूरे महाजनपद में कहीं और नहीं थे। इन लोगों ने उस चीज़ को और डेवलप किया और फास्ट डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। ओके। एक और चीज़ थी, जो अश्वमेघ हॉर्सेस थे, या फिर कह लो कि राजा को जो घोड़े की बलि देना, ये जो पूरी प्रथा थी, उसका जो टर्म था वो राजस्य था। फिर उसको धीरे धीरे चेंज करके उसको राजा कर दिया गया। ठीक है, पहले उसको हम कहते थे राजस, फिर उसको चेंज करके उसको राजा कर दिया गया। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ कि यूजुअली जो जनपद होते थे वो रूल बाय द राजास, पीपल लिव इन अ हर्ट एंड कीप्ड एनिमल्स। Okay, and they grow a various of the crops, and so some janpads later become the more important than other, and they have been called the Mahajanpad, and the capital cities were fortified. अब होता ये था कि जो नॉर्मल जनपद थे उनके अंदर क्या होता था कि लोग रहते थे, जो वो 7 लोग थे, मैंने आपको पहले बताए थे कौन कौन से, पुजारी, योद्धा, किसान, चरवाहे, व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर। ये जो 7 लोग थे आपके, ये 7 लोग एक जनपद में रहते हैं, और ये जो 7 लोग होते थे, जो 7 वर्ण थे, ये क्या करते थे, ये इनमें से नहीं, पर ये लोग पब्लिकली आके इलेक्शन करके उसमें से एक इंसान को राजा बनाते थे। अब राजा बन गया वो इंसान, अब राजा बनने के बाद उसके ऊपर था कि वो किस तरीके से पूरे के पूरे तंत्र को चलाता है, और तंत्र चलाने के लिए कौन लोग चाहिए, तो उनको चाहिए गण। जो गण क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को पूरा संभालते थे, फाइनेंस स्टाफ को संभालते थे, वो टैक्स की कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद अगर वो जो पूरा जनपद का वो एक सिटी है, वो अगर वो प्रॉपरली चल रहा है और वो पावरफुल बन चुका है, और उसके अंदर और भी लोग ज़्यादा आके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर लोग आके रहना शुरू करते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये इंसान इस राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली महाजनपद में कन्वर्ट होता था, और पूरा राज्य ऑटोमेटिकली महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता था, और उसको हम लोग एज ए कैपिटल सिटी कंसीडर करना शुरू करते थे। तो इस तरीके से महाजनपद या जनपद को कन्वर्ट, या जनपद को महाजनपद में कन्वर्ट किया जाता था। और सेम प्रथा महाजनपद की थी कि अगर महाजनपद में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत कम पॉपुलेशन रह जाती है, या फिर पॉपुलेशन किसी रीजन से वहाँ से निकल के किसी और शहर में जाना शुरू कर देती है, तो उस चीज़ को उस चीज़ को कैपिटल का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसके पास से वो कैपिटल का दर्जा खींच लिया जाएगा, वो किसी और को दे दिया जाएगा, और वो महाजनपद से ऑटोमेटिक जनपद में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब होती है बात ये कि भाई आर्मीज को रख ली, ठीक है, अब आर्मीज को कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बोल दिया कि भाई चलो आज के लिए काम कर लो, कल से पैसा मिलेगा, आज भी काम कर लो, कल से पैसा मिलेगा, तो आर्मी एक दिन खुद ही विद्रोह कर देगी। और इतिहास गवाह है कि जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी थी, उसने ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें विद्रोह कभी ना कभी हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो विद्रोह होने का मेन कारण होता था कि पैसे ना देना। अब पैसे देने के लिए राजा ने क्या शुरू किया था, तो पंचचहिता क्या शुरू कर दिया, पंचचहिता, पंचहित, जो पंचहिता कह लो, पंचचहित को शुरू किया। वो उस टाइम पे जो महाजनपद जो टाइम था, उस टाइम पे पंचचहित कुछ इस प्रकार के थे। दिख रहा है आपको, ये सिल्वर टाइप कॉइन दिख रहे हैं आपको, ये आपके थे सबसे पहले पंचचहित। क्या थे, पंचचहित, इसको हम कहते हैं पंचचहित, जो राजा के द्वारा अपनी आर्मीज को दिया जाता था। ओके, अब ये पंचचहित आते कहाँ से थे, तो पंचचहित आते थे लेबर्स, एनिमल्स, जो
क्रॉप्स वगैरह थे, जो फार्मर्स वगैरह थे, जो आपके शिल्पकार थे, जो आपके किसान थे, जो आपके चरवाहे थे, जो आपके व्यापारी थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो टैक्सेस को दे रहे थे, उन टैक्सेस के कारण ही कुछ चीज़ें वो फोर्ट में बना रहे थे, कुछ चीज़ें वो आर्मी की और डेवलपमेंट के लिए डाल रहे थे। तो मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन महाजनपद इन अबाउट द 2200 ईयर्स। क्यों? उसका मेन कारण ये था कि उसके पास हर एक चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। मगध ये एक महाजनपद तब बना था जब उसके पास पानी की सप्लाई, उसकी ज़मीन इतनी फर्टाइल, उसके फॉरेस्ट, उसके अंदर एलिफेंट्स थे, उसके पास माइंस थी, उसके पास हर एक सुविधा थी, उसके पास हर एक टाइप के सिपाही थे, उसके पास हर एक चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट थी जो दूसरे राज्यों में, या फिर कह रहा हूँ उस टाइम पे पूरे भारतवर्ष के अंदर या फिर पूरे एशिया खंड के अंदर किसी के पास वो चीज़ें अवेलेबल्स नहीं थी जो महाजनपद मगध के पास थी। इसलिए मगध को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पे दी गई थी। और मगध के पास दो ऐसे बहुत बड़े शूरवीर योद्धा थे जो मोस्ट पावरफुल योद्धा थे। कौन कौन से थे? तो बिंबिसार और अग्निशूत्र। ओके, ये जो ये दो चीज़ें थी ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। कौन सी? ये बिंबिसार वाली, ठीक है। ओके, जो उस टाइम पे उन लोगों ने जगपंथ को महाजनपंथ में कन्वर्ट करके उन्होंने जिस तरीके से उस पूरे राज्य को चलाया था ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्लियर? ओके, अगली चीज़ आती है आपकी कि जो राजगिरी थी, जो राजगिरी था वो मगध की कैपिटल थी, ठीक है। बट लेटर जो राजगिरा था वो मगध की कैपिटल होने के साथ साथ उसको बाद में कन्वर्ट कर पे पाटलिपुत्र में कर दिया गया, और पाटलिपुत्र जो था वो आज का पटना है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बिंबिसार वाला जब पूरा पॉइंट है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं इतिहास को पूरा डिटेल में एक बार पढ़ाऊंगा। तब टेंशन मत लो, पूरा इतिहास एक बार फिर से शुरू होगा और वो पूरा एक सीरीज़ होगी। अभी क्या चल रहा है? तो 6th क्लास का हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है, फिर सिविक्स आ जाएगा, फिर 7th क्लास का तीनों बुक आ जाएगी, फिर 8th की तीनों बुक आ जाएगी, 9th की तीनों बुक आ जाएगी, 10th की तीनों बुक आएगी, 11th की बुक आएगी, फिर 12th की बुक आएगी। उसके बाद फिर से इतिहास शुरू होगा और उस इतिहास के अंदर हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में जाते रहेंगे। अभी मैं आपको बिंबिसार और अग्निशूत्र की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे? सॉरी, तो वो जो पूरी स्टोरी वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो आज मैं भी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था कि जो विजय था वो एक अनदर किंगडम था जिसकी कैपिटल ही वैशाली थी। वैशाली आज का बिहार कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर मेन काम क्या था? उसके अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत डिफरेंट टाइप के गण और संघ थे, ठीक है। उनका मेन काम क्या था? उनके पास कोई ऐसा एक मेन रूल नहीं था, उनके पास बहुत सारे रूल्स थे। और वो लोग क्या करते थे, और वो लोग, उनका मेन चीज़ क्या था कि वो लोग धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते थे। जो बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को कंसिडर करते थे, तो उन लोगों ने उन धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करने के लिए एक बुक को प्रेजेंट किया था जो बौद्धिस्ट बुक थी। और उस बौद्धिस्ट बुक को हमने संघने कहा गया। क्या कहा हमने? संघेश, या फिर कह रहे हो कि संगम कहा गया उसको हमने, ठीक है। और वो इस हद तक चली कि भाई लोग आज भी उसमें से उन चीज़ों को अनुष्ठान करना, या फिर कह लो उन चीज़ों को समझाना, या फिर कह लो कि उन चीज़ों को आगे तक पहुंचाना, ठीक है। तो वो किस तरीके से किया गया? तो उन लोगों ने वो संघ से किया। जो बुक का नाम था वो था संघ, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले क्या था कि स्पिरिचुअल चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कंसिडर की गई थी, ज़्यादा कुछ और ज़्यादा कंसिडर नहीं की थी। तो बाघा, क्या नाम है इसका? बागा, वो तारक मेहता का बाघा आता है वो नहीं है, बागा, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मेन काम क्या था? टैक्स ऑन ए क्रॉप 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द बागा। 1/6 आपको टैक्स देना है, मतलब आप पूरे प्रोडक्शन, आपके पास 6 बीघा ज़मीन है, उसमें से आपको 1 बीघे की पूरी प्रोडक्शन चीज़ें आपको कहाँ देनी है? एज ए टैक्स के रूप में आपको दे देनी है। मतलब 1/6 ऑफ द पार्ट यू हैव टू गिव एज ए टैक्सेस टू द किंग। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। फिर क्या था इसके अंदर कि राजास बने, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ द महाजनपद हुआ, और फिर आप द इन्वेंशन ऑफ द ग्रेट अलेक्जेंडर। मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ें आप लाइन में देखो
क्या चीज़ थी, पहले 1000 BC में राजास बने, जो जनपद थे उसको राजास में कन्वर्ट किया गया। फिर जो 500 BC तक आते आते महाजनपद बने। वो किस तरीके से बने, तो जब राजास लोग थे उन लोगों ने अपने आप को और ज़्यादा इनोवेट किया, उन लोगों ने आगे जाके अपनी सेनाओं अपनी टैक्सेस को ज़्यादा इम्पोज नहीं किया, पर उसको सही से उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मेशन था कि उनको और भी मज़ा आने लगा। अब आता है कि 300 BC के अंदर क्या हुआ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अलेक्जेंडर, जो सिकंदर उसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, कि जिस इंसान ने पूरे विश्व को आधा जीत के रखा था, ठीक है, वो इंसान ने इंडिया के ऊपर हमला किया था। कब किया था, तो 300 BC के अराउंड किया था। तो ये कुछ आपका जो 6th चैप्टर था वो कुछ आपका इस लेवल का था, जो आपको कुछ समझ में आया होगा, द किंगडम्स एंड द अर्लियर रिपब्लिक। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बाकी जो बिंबिसार और अमृतसर वाली जो स्टोरी है, वो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको पूरा इतिहास डिटेल में, तब मैं आपको डिटेल में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उस स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चेंज मिलती हैं और उनमें कौन सा राजा किस तरीके का था, क्योंकि वो राजा बहुत जोरदार थे, ठीक है। वो राजा कुछ इस तरीके के थे कि मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी, कि आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा कि वो उस टाइप के राजा थे। कि बिंबिसार ऐसा राजा था कि जिसने वो शादी करता था हमेशा नॉर्मल जो होती थी ना, जो ऐसी कह लो कि जो लड़कियां भी जो राज्य के अंदर इतनी कुछ पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं थी, या कह लो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं थी, वो उनसे शादी बनाता था और उनको उकसा के या फिर उनको इन्फ्लुएंस करके ये बोलता था कि जाके अपने राजा को मार दे, मतलब जाके अपने पिताजी को मार दे। और वो लड़कियां भी ऐसी होती थी कि जाके अपने पिताजी को मार डालती थी और बिंबिसार जाके उस पर कब्जा करता था, समझ रहे हो। तो बिंबिसार इतना बड़ा बहुत चालाक इंसान था, समझ रहे हो। उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो जो खुद मरता है ना, तो वो बहुत मस्त तरीके से मरता है, ठीक है। वो भी एक बहुत रोमांचक स्टोरी है, जो कि हम बाद में कोई बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।